नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री रहे पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम ने रुद्राभिषेक कर साधु संतों से संवाद किया। सीएम धामी ने प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना की। मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां कनखल स्थित प्राचीन दक्ष मंदिर में प्रवेश करते ही साधु संतों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूलों की वर्षा और जयघोष के बीच मुख्यमंत्री ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर विधि विधान से रुद्राभिषेक, हवन और पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख समृद्धि और जनता के कल्याण की कामना की। मंदिर परिसर में उनके आगमन को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों में धार्मिक उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए हरिद्वार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे समय अलर्ट मोड पर रहे। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री ने साधु संतों से मुलाकात की और 2027 में प्रस्तावित महाकुंभ मेले की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य कुंभ मेले को भव्य, दिव्य और पूरी तरह सुरक्षित रूप में आयोजित करने का है। वहीं नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव से पार्टी को मजबूती मिलेगी और युवाओं में नया जोश आएगा। मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिला। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। महादेव का आशीर्वाद भी लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है। कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है। हम सब मिलकर 2027 में सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से, हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का आयोजन बहुत अच्छा करेंगे, दिव्य रूप से करेंगे, भव्य रूप से करेंगे। और ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है, जब पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारे राज्य का, हरिद्वार का, कुंभ नगरी का पहले से ही बहुत बड़ा स्थान है। उस स्थान को और विस्तार देने का और लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर आने पर अच्छा महसूस हो, सबकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार सूर्य जब धनु राशि में आता तो खरमास लगता है। इसमें सारे शुभ कार्य प्रतिबंधित हो जाते हैं। तो कल चूंकि 16 तारीख को सूर्य जो है धनु राशि में आ रहे हैं और आज सफला एकादशी का पवित्र दिन है, भगवान शिव का सोमवार का दिन था, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा थी कि महीना समाप्त होने से पहले भगवान शिव का अभिषेक हो और हवन हो और साथ ही अखाड़ा के जो हमारे सभी संप्रदायों के जो अखाड़ा परिषद के संत हैं, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त मिले, इसलिए ये तात्कालिक प्रोग्राम उनका बना। उसी निमित्त वो यहाँ आए थे। बिल्कुल कुंभ मेले का जो शुरुआत हुआ है और हम लोगों की ये आशा है, आज भगवान शिव के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा और विश्वास व्यक्त किया है। भगवान शिव से प्रार्थना किया है, पूरी हमारे संतों का पूरा सहयोग शासन के साथ में रहेगा। जो धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं सन्यासी अखाड़ों की, वैष्णव अखाड़ों की, उदासीन अखाड़ों की, निर्मल अखाड़े की है, उसी परंपरा के अनुसार हम लोग समय समय पर अधिकारियों के साथ वार्तालाप करके जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार निर्णय करेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विश्वास सैनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विश्वास, पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की, तो श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह था? जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार के प्राचीन दक्षेश्वर महादेव मंदिर में आज पहुंचे हैं और आज पूरा निजी कार्यक्रम उनका रहा है। उन्होंने पूजा अर्चना की है, साथ ही साथ प्रदेश के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए सुख शांति की उन्होंने कामना की है और यज्ञ हवन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी हरिद्वार के अंदर 2027 का कुंभ मेला जो है वो आयोजित होना है, तो उसको लेकर भी साधु संतों के साथ संवाद उन्होंने किया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अभी हरिद्वार के अंदर कुंभ मेले को लेकर जो तैयारियां हैं, उनको लेकर भी उन्होंने प्रशासन के लोगों के साथ भी वार्ता की है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अंदर एक खासा उत्साह जरूर उनके अंदर देखा गया। साथ ही साथ जितने
साधु संत यहाँ पर हैं उनके साथ किसी तरह का संवाद करना कि जो हमारा कुंभ मेला है, कुंभ मेले को किस तरीके से भव्य और दिव्य मनाया जाए, उसको लेकर भी उनका संवाद करना, इसका मतलब साफ दिखाई देता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर कितने आश्वस्त हैं और भव्य और दिव्य बनाने के लिए उनका किस तरीके से एक रोड मैप बना हुआ है कि जिस तरह से प्रशासन जो है, प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क रहे और पूरी तरीके से जो कुंभ के कार्य हैं, कुंभ को लेकर जितने भी निर्माण कार्य होने हैं उसको लेकर भी प्रशासन की जो तैयारियां वो पूरी जोर से तैयारियां चलती रहे। जी, सीएम धामी ने साधु संतों से संवाद किया और महाकुंभ को लेकर भी तैयारियों को लेकर भी बातचीत की, तो क्या खास प्लान है सरकार का? जी हाँ, बेशक मैं आपको बता दूं सपना, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर कुंभ को लेकर जिस तरीके से तैयारियां जारी हैं, तो उस कुंभ में एक विशेष होता है कि जिस तरह से जितने भी अखाड़े हैं या जितने भी साधु संत हैं, उनकी अगुवाई होना, उनकी पेशवाई होना वो सबसे ज्यादा मान्य होता है किसी भी कुंभ में। तो ऐसे में साधु संतों की क्या कुछ तैयारी है या साधु संतों को कुंभ को लेकर जिस तरीके से उनके क्या सवाल पर क्या प्रश्न रहेंगे या क्या रोड मैप रहना चाहिए सरकार का, उनके साथ समन्वय किस तरीके से बनाना चाहिए, उसको लेकर प्रशासन के साथ कैसे समन्वय रहेगा, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन सब चीजों को लेकर भी आज साधु संतों के साथ संवाद कर चुके हैं। जिस तरीके से कुंभ में जितने भी साधु संत हैं वो किस तरीके से पूरी जो पेशवाई है या किस तरीके से जो उनका रोड मैप रहेगा कि तैयारियां उसी हिसाब से हों जिस तरह प्रशासन की और साधु संतों की जो आपसी समन्वय रहना चाहिए किसी भी काम को लेकर, किसी भी तरीके से जिस तरह से पीछे भी देखा गया था कि कुछ साधु संतों में रोष भी रहा था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसा बेशक नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से साधु संतों जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के दून अस्पताल में हंगामा और मारपीट, इमरजेंसी बिल्डिंग में दो पक्षों के बीच हुआ जमकर बवाल के दौरान डॉक्टरों, सुरक्षा कर्मियों से भी मारपीट। बवाल से इमरजेंसी वार्ड में मची अफरा तफरी, वहीं वार्ड में अफरा तफरी का माहौल। डॉक्टरों ने खुद को असुरक्षित बताते हुए की हड़ताल। पुलिस को लिखित तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। देहरादून के दून अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब इमरजेंसी बिल्डिंग में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में अस्पताल के बाहर पहले से ही विवाद चल रहा था। इसी दौरान एक पक्ष का व्यक्ति इलाज के लिए इमरजेंसी में पहुंचा, जहां दूसरा पक्ष भी मौजूद था। आमना सामना होते ही विवाद फिर से भड़क उठा और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। बवाल के दौरान अस्पताल के डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई, जिससे इमरजेंसी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद डॉक्टरों ने खुद को असुरक्षित बताते हुए हड़ताल कर दी। दून मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया, झगड़े की तीव्रता काफी ज्यादा थी और हालात बेहद हिंसक हो गए थे। यहां तक कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी के साथ भी बदसलूकी की गई। अस्पताल प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को तहरीर दी है। आपको बता दें, डॉक्टरों ने खुद को असुरक्षित बताते हुए हड़ताल की। देहरादून के दून अस्पताल में हंगामा और मारपीट हुई, जिसके आधार पर डॉक्टरों ने खुद को असुरक्षित बताया। इमरजेंसी बिल्डिंग में दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ और इस बवाल से अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस को लिखित तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग डॉक्टरों ने की है। डॉक्टरों ने खुद को असुरक्षित बताया है और हड़ताल की। देहरादून के दून अस्पताल में ये हंगामा हुआ। थी कल रात को अराउंड उनका बाहर पे तिलक रोड साइड पे लड़ाई हुई होगी, पहले लच्छी वाला साइड पे या मच्छी बाजार साइड, बेसिकली मच्छी बाजार तिलक रोड के साइड वो कहते हैं, दो पार्टीज की लड़ाई हुई है। उसके बाद एक पार्टी हमारे पास इलाज करवाने आई थी। इलाज के दौरान हम एक पार्टी के जो एक सदस्य जिसका नाम विशाल सिंह था, जो 27 उम्र का था, उसको हम ट्रीटमेंट के लिए अंदर भेज चुके थे। बट उसके साथ जो बाकी अटेंडेंट्स थे वो बाहर पे ही खड़े हुए थे। तो जब दूसरी पार्टी आई तो वो उन्हें रिकॉग्नाइज कर गए। तो जो एक पार्टी में एक लड़का था जिसका नाम भी मुझे अच्छे से पता है, शैंकी, वो उसके एकाइमोसिस हो रखा था, राइट आई में वो बैठ रखा था, उसका राइट हैंड में टैटू भी है पूरा, तो वो बैठ रखा था। उसके जो जितने साथ में थे अराउंड 25 to 30 दोस्त होंगे उसके,
और फुल्ली अल्कोहल बिंज्ड में थे। तो जो दोनों पार्टीज में उसकी जो दोनों थे वो दोनों विशाल सिंह ही थे, एक 27 साल का, एक 28 साल का। ड्यूटी पे थे, कल रात को भी थे, उनके भी चोटिल हुए हैं। तादाद इतनी ज़्यादा थी, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो रिस्पॉन्स टीम है, पुलिस भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं कर सकती कि वो 10-12 लोग हर ड्यूटी में लगाए। उनके जितने पोस्टेड थे वो थे वहाँ पे, क्योंकि वो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स में से थे और उनको भी चोटिल हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी अपील थी एसएसपी साहब से हम ये करने वाले हैं कि रिस्पॉन्स टाइम आप कम कर लीजिए। अगर हम कॉल फॉर हेल्प करते हैं, किसी को बुलाते हैं या उन्हीं के जो यहाँ पे पोस्टेड आदमी जो भी कर्मचारी हैं वो बुलाते हैं, तो वो जल्द से जल्द आ जाएँ। जो सपोर्ट बैकअप टीम है वो जल्दी आएँ। अगर कल थोड़ा जल्दी आ जाती तो शायद ये इतनी बड़ी घटना ना होती। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव हैं। हिमांशु, देहरादून के दून अस्पताल में ये हंगामा हुआ, क्या है पूरा मामला? निश्चित रूप से देखिए, देहरादून में जो है दून अस्पताल में तकरीबन रात 12 बजे का ये मामला है, जहां पर दो पक्षों की लड़ाई हुई है। इस मामले से पहले की अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन जो है 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर मच्छी मार्केट पड़ता है, तो वहां पर पहले दो पक्षों के बीच लड़ाई हुई है। और दो पक्षों के बीच जब लड़ाई होती है तो उसमें से एक पक्ष अपना इलाज करवाने के लिए इमरजेंसी वार्ड में आता है, और इमरजेंसी वार्ड में आने के बाद जो है दूसरा पक्ष भी वहां पर आ जाता है। ऐसे में फिर वो दोनों पक्ष एक बार आपस में जो है उलझते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। ऐसे में जो वहां पर डॉक्टर मौजूद थे, नर्स थे, सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, उनको भी जो है वहां पर चोटिल किया गया, जो बीच बचाव के लिए आए थे। तो ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन को लेकर खासतौर पर ये कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो वहां पर मौजूद थे। जितने कांस्टेबलों की ड्यूटी लगी हुई थी वो वहां पर उस वक्त मौजूद थे। हालांकि जो अस्पताल प्रशासन के सुरक्षाकर्मी थे वो भी वहां पर मौजूद थे। बावजूद इसकी जो है खूब जो है लड़ाई वहां पर देखने को मिली, झगड़ा देखने को मिला। इसके बाद जो है जो डॉक्टर थे वो हड़ताल पर बैठ गए, धरने पर बैठ गए और सुरक्षा की मांग करने लगे। ऐसे में जो है आज की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो पुलिस को ये तहरीर दी जा चुकी है कि दो पक्षों के बीच लड़ाई हुई है और पुलिस को इस पर आगे कार्रवाई करने की मांग लगातार जो है अस्पताल प्रशासन कर रहा है। इसके बाद की अगर बात कर ली जाए तो इसके बाद जो है क्योंकि इमरजेंसी वार्ड है, रात का समय होता है, तो रात के समय में जो है अस्पताल प्रशासन ने एसएसपी देहरादून से मांग की है कि अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी जो है अस्पताल प्रशासन को दिए जाएं। जी हिमांशु, दोनों पक्षों में पहले से ही किसी बात को लेकर विवाद था, क्या आप बता सकते हैं कि किस बात को लेकर विवाद था? देखिए, क्योंकि जिस तरीके की खबरें सामने आई कि दोनों पक्ष जो है अल्कोहल किए हुए थे, यानी कि शराब पी हुई थी, और शराब पीने के बाद दोनों पक्ष जो है आपस में उलझे। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी जो है अस्पताल से मच्छी मार्केट की है, तो दोनों पक्ष वहां पर पहले किसी आपसी बात को लेकर जो है भिड़े हैं। और ऐसे में एक साइड 5-10 लोग नहीं बल्कि में 20 से 25 जो लोग हैं दोनों पक्षों के अलग अलग दोनों साइड थे। ऐसे में जो है दोनों आपस में भिड़े और इसके बाद जो भी अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो अस्पताल में आए थे और इमरजेंसी वार्ड में खासतौर पर वो अपने इलाज के लिए आए थे, और इस दौरान वो वहां पर दोबारा से भिड़े हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आपसी बहस की वजह से जो है ये पूरा मामला देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से देर रात 12 बजे का ये मामला है, पुलिस कर्मियों के वहां पर मौजूद होने के बावजूद भी जो है ये लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो है आने वाले दिनों में अस्पताल प्रशासन को और सतर्क रहने की जरूरत है, और सतर्क रहने के साथ साथ जो है पुलिस प्रशासन को भी जो है इमरजेंसी वार्ड में, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो केस तुरंत अंदर लिए जाते हैं, यानी कि जो भी भर्ती होने आता है तो उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में लिया जाता है। तो ऐसे में इमरजेंसी वार्ड में जो है सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश पूरी करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया हिमांशु, ये तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में बढ़ते वन्यजीव मानव संघर्ष पर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने चिंता जताई, जहां उन्होंने कहा वन्यजीवों का जंगलों से पलायन और शहरी ग्रामीण इलाकों में घूमना गंभीर विषय है। जंगलों में भोजन की कमी के कारण यह स्थिति बनी है। हालात ऐसे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। प्रीतम सिंह ने सरकार से जंगलों में वन्यजीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करने और इस समस्या पर गंभीरता से कदम उठाने की मांग की है। के लिए हम कह रहे हैं कि उसको भोजन जो है जंगल में नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो पलायन करके गांव की ओर आ रहा है। तो ये व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्यों जो है जंगली जानवर लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं। आज हालात ये है, स्थिति ये है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, शाम के टाइम कोई अकेला आवागमन नहीं कर सकता है, और आप देख रहे हैं कि रोज जो है बाघ जो है लोगों पर हमला करने का काम है।
टिहरी गढ़वाल में तैनात शिक्षकों की मनमानी पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जहां जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने शिक्षकों को तैनाती क्षेत्र और मुख्यालय में अनिवार्य रूप से रहने के निर्देश जारी किए हैं। शिकायतों में सामने आया कि कई शिक्षक देहरादून और अन्य शहरों में रहकर स्कूल देर से पहुंचते हैं और समय से पहले लौट जाते हैं। प्रशासन ने साफ किया, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ना अनुशासनहीनता मानी जाएगी। ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार कर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षकों की मनमानी पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी और अगली खबर आपको बता दें मुनस्यारी में नवनियुक्त जिलाधिकारी आशीष जोशी ने उचित रूप से पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बताते चलें कि पिछले लगभग 10 महीने से मुनस्यारी में नियमित उप जिलाधिकारी की तैनाती न होने के कारण सीमांत क्षेत्र की जनता को अपने कई कार्यों के लिए करीब 130 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ जाना पड़ रहा था, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। क्षेत्र की जनता लंबे समय से शासन प्रशासन से नियमित उप जिलाधिकारी की तैनाती की मांग कर रही थी, जो आज पूरी हो गई है। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप जिलाधिकारी आशीष जोशी ने कहा कि मुनस्यारी एक महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र है। यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन्हें प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे सभी विभागों और क्षेत्रवासियों के सहयोग से कार्य करेंगे ताकि सीमांत क्षेत्र में विकास हो सके और युवाओं के पलायन को रोका जा सके। सब कार्यवाहियों में मैं और गति लाने का प्रयत्न करूंगा। मेरा बस यहाँ पे सभी जनता से, समस्त जनप्रतिनिधियों से, ग्राम प्रधान से लेके विधायक जी से, सभी से यही अपेक्षा है कि इस सब डिवीज़न को चलाने में पूरा सहयोग मेरा करेंगे और इसी के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड के धारानौला अल्मोड़ा की बेटी कविता चंद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर भारत का नाम रोशन किया है। कविता ने 14 दिसंबर 2025 को शिखर पर पहुंचकर यह उपलब्धि हासिल की। वर्तमान में मुंबई में निवास कर रही कविता की इस ऐतिहासिक सफलता की गूंज उनके गृह राज्य उत्तराखंड तक सुनाई दे रही है, जहां पहाड़ों से निकलकर दुनिया की सबसे दुर्गम चोटियों तक पहुंचने की उनकी यात्रा को गर्व के साथ सराहा जा रहा है। बता दें कि माउंट विंसन पर चढ़ाई कविता के प्रतिष्ठित 7 समिट्स लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है, जिसके तहत दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह किया जाता है। इससे पहले वह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी हैं, जिससे वह इस चुनौती को पूरा करने की मजबूत स्थिति में पहुंच गई हैं। अंटार्कटिका की बर्फीली चोटी को पीछे छोड़ते हुए आगे और भी बड़ी चुनौतियों की ओर कदम बढ़ाते हुए कविता चंद लगातार सीमाएं लांघ रही हैं और इस यात्रा में अपनी उत्तराखंड की जड़ों को गर्व के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों तक ले जा रही हैं। नैनीताल के लेफ्टिनेंट तनुज मेहरा ने साल 2022 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा पास की। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा नैनीताल के लॉन्गव्यू पब्लिक स्कूल से और इंटरमीडिएट की शिक्षा नैनीताल के अमतुल पब्लिक स्कूल से हासिल की। बता दें कि 2024 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से सफलतापूर्वक पास आउट हुए। इसके बाद IMA देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त किया और आज भारतीय सैन्य अकादमी से पास होकर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट अधिकारी के रूप में देश सेवा के लिए नियुक्त हुए। वहीं सांसद अजय भट्ट और विधायक सरिता आर्य ने कार्यकर्ताओं के साथ घर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये मुझे खुद लगता है, क्योंकि जब मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट करी थी
मुझे ये फील होता था कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। बट जैसे कि मेरे दादाजी थे, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित करा था कि वो चाहते थे मैं फ़ौज में रहूँ। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि अगर नहीं फेलियर हो भी रहा है, उसके बाद भी मैं ट्राई करते रहूँ। और मुझे 5वां अटेम्प्ट लगा था जब मेरा एनडीए हुआ था। उसके बाद से मेरे चाचा, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई और मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, सबने मेरा बहुत साथ दिया। एक समय ऐसा था जब मेरा कैबिन रिपेयर पे था, तो मैं बगल में हिनूदी लोग हैं, उनके वहाँ जाके पढ़ाई करता था, तैयारी करी। ऐसे मैंने जब एनडीए निकाला तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, द थिंग इज़ दैट यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग कंसिस्टेंटली, और वही आज मुझे ये मुकाम हासिल हुआ। हरिद्वार के रुड़की में बांद्रा एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां आरपीएफ ने ट्रेन में चेन पुलिंग के दौरान एक अफगानिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि अफगान नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहा था। पूछताछ में आरोपी ने देवबंद में पढ़ाई का दावा किया। 2018 से रहने की बात कही। जांच में सामने आया कि आरोपी का वीजा साल 2021 में ही खत्म हो चुका था। वहीं मौके पर कोई वैध वीजा या पहचान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। आरपीएफ की सूचना पर गंग नहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की गई, जिसके लिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। वहीं आरोपी के पास से मोबाइल फोन, 1200,000 नगद और वीजा एक्सटेंशन बरामद किया गया। अल्मोड़ा में एसएसपी देवेंद्र पींचुआ ने थाना लमगड़ा में क्षेत्र में हुए गंगा देवी की हत्याकांड का खुलासा किया है, जहां हत्या का आरोपी पीआरडी का जवान गोपाल सिंह है। बता दें कि 14 नवंबर को लमगड़ा निवासी गंगा देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में लूट के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने घटना का सटीक खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और लूट के पैसे आरोपी से बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया है। हमारी टीम ने नए धैर्य न खोते हुए लगातार उन्होंने काफ़ी परिश्रम के साथ इसमें काम किया, जिसका आज परिणाम है कि इसके घटना का हमने खुलासा किया है। जिस व्यक्तियों पे हमें शक था उसके साथ हमारी टीमें लगातार लगी हुई थी। तो आज जो आरोपी है, अभियुक्त है, वो 2 दिन पहले हल्द्वानी से जो लूट का सामान था, लूट का जो गिलोबंद था, वो बेच के जब वो वापस आ रहा था, तब उसको पूछताछ के लिए जब रोका गया था तो उसके सर्च करने के दौरान उसके पास से 1,20,000 रुपये मिले। जब उससे क्रॉस पूछताछ की गई तो पहले तो काफ़ी देर तक बरगलाता रहा, लेकिन बाद में जब सीसीटीवी कैमरे वगैरह हमारे द्वारा देखे गए आने जाने के रूट के और जहाँ तक वो गया था, जिससे उसके साथ जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई तो उसने पूरी घटना का न केवल पूरी घटनाक्रम बताया, बल्कि जो घटना में लूटा गया जो गिलोबंद था वो भी उसने रिकवर कराया है। कालाडूंगी के धमोला क्षेत्र में स्थित संत एड्रिन चर्च में क्रिसमस महोत्सव बड़ी धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चर्च परिसर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान क्रिसमस कैरोल, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। चर्च को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और पूरे माहौल में उत्साह, प्रेम और भाईचारे की भावना देखने को मिली। वहीं इस मौके पर फादर अशोक ने मौजूदा सभी लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। क्रिसमस के महोत्सव में हमारे मुख्य अतिथि माननीय धर्माध्यक्ष इग्नेशियस डिसूजा, जो बरेली धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष हैं, मुख्य अतिथि हैं। उनके साथ श्रीमती अनीता आर्या, जो हमारी जिला पंचायत सदस्य हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। उन्हीं के साथ सब इंस्पेक्टर जयवीर सिंह जी विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। और इन्हीं के साथ फादर रॉयल एंथनी, जो हमारे बरेली धर्म प्रांत के एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, आज के विशिष्ट अतिथि हैं। और इस पूरे प्रांगण में जो कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं हमारे धमोला क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति और सभी वर्गों के लोग, हमारे पड़ोसी जितने भी हमसे रोज मिलते हैं, हमारे मित्र हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।